Hello everyone, my name is Ekta Gupta and today we are going to study about the topic conduct of advocates. तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? मान लीजिए कोई भी एडवोकेट है जिन्होंने कोई भी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट किया है या इन जनरल कोई भी मिसकंडक्ट किया है, तो उनके खिलाफ कैसे जो प्रोसीडिंग्स है डिसिप्लिनरी कमेटी इनिशिएट करेगी या स्टेट बार काउंसिल की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का पिक्चर में आएगा, ऐसे एडवोकेट्स को क्या पनिशमेंट मिल सकती है, क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे इन मिसकंडक्ट के. Then if you are aggrieved by the decision or the order passed by the state bar council or for that matter the bar council of India, then आप किसके पास अपील में जा सकते हो? अपील टू द बार काउंसिल ऑफ इंडिया, अपील टू द सुप्रीम कोर्ट एंड ऑल दैट. तो इसमें ये सारी चीजें जो है वो हम पढ़ेंगे. So first is that chapter 5 of the Advocates Act 1961 deals with the conduct of the advocates. तो इसमें chapter 5 में section 35 सबसे पहले हमारे लिए important है, which talks about punishment of advocates for misconduct. अब मान लीजिए एक स्टेट बार काउंसिल है एंड उस स्टेट बार काउंसिल के पास कुछ रीजन है, यू नो किस चीज के लिए रीजन है, बिलीव करने के लिए कि कोई भी जो एडवोकेट है ना जो उनके पास इनरोल्ड है, उस स्टेट बार काउंसिल में कोई भी जो एडवोकेट इनरोल्ड है उन्होंने कोई ऐसा प्रोफेशनल मिसकंडक्ट किया. प्रोफेशनल मिसकंडक्ट मतलब कि जैसे एडवर्टाइज कर रहे हैं वो अपने प्रोफेशन के बारे में, सॉलिसिट कर रहे हैं या फिर मिसलीड कर रहे हैं कोर्ट को, ऐसे जो प्रोफेशन से रिलेटेड कोई भी मिसकंडक्ट है, कोई भी गलत काम है या इन जनरल कोई भी वो मिसकंडक्ट कर रहे हैं, तो स्टेट बार काउंसिल के पास के पावर होती है कि वो उस एडवोकेट का जो केस है वो अपनी डिसिप्लिनरी कमेटी को भेजें और बोलें कि डिसिप्लिनरी कमेटी की अब रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस पूरे केस को रिजोल्व करें, देखें कि क्या है एक्चुअली में चीज. अब स्टेट बार काउंसिल भी ये चीज कैसे कर सकती है, या तो खुद से इनिशिएट कर लें कि उन्हें पता चला कि हाँ ये जो एडवोकेट है उनके अगेंस्ट एलिगेशंस है या मतलब उन्होंने प्रोफेशनल मिसकंडक्ट किया, जनरल मिसकंडक्ट किया है, तो स्टेट बार काउंसिल खुद ही जो है वो मैटर अपने हैंड्स में ले लो और डिसिप्लिनरी कमेटी को बोलें कि आप इस मैटर को सुलझाइए. या फिर स्टेट बार काउंसिल के पास कोई कंप्लेंट लेकर आया है कि ये जो एडवोकेट है इनका ऐसे ऐसे मिसकंडक्ट है, तो फिर ये वाला जो प्रोसेस है वो फॉलो होगा. देन द नेक्स्ट पॉइंट इज, अगर मान लीजिए कि किसी भी एडवोकेट के अगेंस्ट जो प्रोसीडिंग है वो एक डिसिप्लिनरी कमिटी में पेंडिंग है, तो स्टेट बार काउंसिल के पास क्या पावर है कि उस डिसिप्लिनरी कमिटी से हम ट्रांसफर कर दें वो वाला जो प्रोसीडिंग है और एक दूसरी डिसिप्लिनरी कमिटी को दे दें. ये कब हो सकता है? मान लीजिए जो पहली डिसिप्लिनरी कमेटी है जिसके पास ये पूरी प्रोसीडिंग पेंडिंग है वो बहुत ज्यादा टाइम लगा रही है डिसीजन लेने में, या फिर वो एक ऐसी कमेटी है या जिसमें कोई ऐसे मेंबर्स है या कुछ भी है, किसी भी रीजन की वजह से ऐसा हो सकता है कि जिस एडवोकेट के अगेंस्ट एलिगेशंस लगे हैं उसका इंटरेस्ट प्रिजुडाइज हो जाए. तो ऐसे सिचुएशंस में जो स्टेट बार काउंसिल है ना उनकी डिसिप्लिनरी कमिटीज होती है अलग अलग, तो वो क्या कर सकती है, जिस भी डिसिप्लिनरी कमिटी के आगे ये केस पेंडिंग है तो उसे अपनी किसी और डिसिप्लिनरी कमिटी को ट्रांसफर कर सकती है. देन और ये कैसे कर सकती है, ये या तो खुद से कर लें, ठीक है, स्टेट बार काउंसिल जो है वो खुद से ये इनिशिएट कर लें प्रोसेस, या फिर अगेन उनके पास जो भी पर्सन इस पूरी प्रोसीडिंग में इंटरेस्टेड है वो एक एप्लीकेशन लेकर आया है कि नहीं ऐसी ऐसी बात है तो आप ट्रांसफर कर दीजिए, एक रिक्वेस्ट एक एप्लीकेशन लेकर आए, तो फिर ऐसा हो सकता है. अब नेक्स्ट है कि डिसिप्लिनरी कमिटी जो है उन्होंने एक डेट फिक्स कर दी कि इस डेट पे हम जो पूरा जो केस है वो सुनेंगे. तो अगर आपने डेट फिक्स कर दी ना तो यू आर ऑब्लाइज टू गिव एन अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड टू द एडवोकेट अगेंस्ट whom the allegations have been levied. और वो कैसे होगा, उस एडवोकेट को आप नोटिस इशू करें कि आप आइए इस डेट पे और बताइए कि क्यों ये एलिगेशंस जो आपके खिलाफ लगे हैं वो ट्रू नहीं है, ठीक है. और इसके अलावा जो एक नोटिस है वो एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट को भी इशू होता है. एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट को क्यों इशू होता है, क्योंकि ताकि वो ये प्रोसीडिंग्स में जो है हेल्प कर सकें, असिस्ट कर सकें, अपने ओपिनियंस दे सकें इस पूरे मैटर पे. और इसमें आगे ये भी लिखा है कि जो एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट है ना वो या तो खुद अपीयर हो सकते हैं कमेटी के सामने या फिर वो जो है किसी और दूसरे एडवोकेट को भेज सकते हैं, मतलब कि सम अदर एडवोकेट कैन रिप्रेजेंट हिम. तो ये वाला जो है वो पूरा प्रोसेस है जो सेक्शन 35 पनिशमेंट ऑफ द एडवोकेट्स और मिसकंडक्ट. इसके आगे पढ़ते हैं. अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि कमिटी ने एक अपॉर्चुनिटी भी दे दी उस एडवोकेट को जिसके अगेंस्ट ये एलिगेशंस लगे एंड सब कुछ सुन लिया. अगर एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट को भी अपने कोई ओपिनियंस देने थे तो वो भी सुन लिए. सब कुछ करने के बाद जो है वो कमिटी क्या क्या डिसीजन ले सकती है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. या तो वो डिसमिस कर दें कंप्लेंट, यानी कि जो कंप्लेंट आई थी ना कि ये जो एडवोकेट है वो ऐसे ऐसे मिसकंडक्ट में इन्वॉल्व है, तो क्योंकि कमिटी को
कोई भी पक्का सबूत नहीं मिला या ये प्रूव ही नहीं हो पाया कि उस एडवोकेट ने एक्चुअली में कोई भी मिसकंडक्ट किया था, तो कमिटी क्या कर सकती है, वो कंप्लेंट को डिसमिस कर देगी। या फिर मान लीजिए जो स्टेट बार काउंसिल है उसने खुद इनिशिएटिव लिया था कि ये जो एडवोकेट है इनके अगेंस्ट हमें प्रोसीडिंग्स करनी चाहिए, किसी और से कंप्लेंट नहीं मिली स्टेट बार काउंसिल को, स्टेट बार काउंसिल ने अपने खुद के मोशन पे जो प्रोसीडिंग्स है वो इनिशिएट करना चाहा उस एडवोकेट के अगेंस्ट, तो कमिटी के पास क्या पावर होती है, कमिटी ये बोल सकती है कि ठीक है स्टेट बार काउंसिल ने ये इनिशिएट किया प्रोसेस, अब इसको जो प्रोसीडिंग्स है वो पूरी फॉर्मली जो है वो ये कमिटी आगे कैरी फॉरवर्ड करेगी। रेप्रीमांड द एडवोकेट, इसका मतलब क्या है कि बहुत ज्यादा एक स्ट्रिक्ट वार्निंग दे दी है आपने उस एडवोकेट को कि आगे से ये जो मिसकंडक्ट है ना वो नहीं होना चाहिए। तो रेप्रीमांड आप ये ले सकते हैं कि एक बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट वार्निंग। देन सस्पेंड हिम फॉर सच पीरियड एज डिसाइडेड, या तो जो एडवोकेट है उसको सस्पेंड ही कर दिया, या फिर रिमूव हिज नेम फ्रॉम द स्टेट रोल। ये तो बहुत ही ज्यादा हार्श हो गया कि भाई उनका एनरोलमेंट ही कैंसिल कर दिया आपने। अब इसमें आगे एक पॉइंट लेकर है कि मान लीजिए किसी भी एडवोकेट को आपने सस्पेंड कर दिया है, तो सस्पेंड का तो मतलब ही यही होता है ना कि द एडवोकेट विल नॉट बी अलाउड टू प्रैक्टिस इन एनी कोर्ट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ सस्पेंशन। जब तक सस्पेंशन चल रहा है, आपको किसी भी 1 महीने 2 महीने 3 महीने कितने भी पीरियड के लिए आपको सस्पेंड कर दिया है, तो आप उस पीरियड में किसी भी कोर्ट में के मतलब यानी कि किसी भी स्टेट के कोर्ट में आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते। नाउ नेक्स्ट इज सेक्शन 36, डिसिप्लिनरी पावर्स ऑफ द बार काउंसिल ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे क्या है, जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, अगर उनके पास कोई भी रीजन टू बिलीव है कि एक ऐसे एडवोकेट है जो किसी भी स्टेट बार काउंसिल में इनरोल्ड नहीं है। अब ऐसी सिचुएशन कब आ सकती है, अगर आप देखें ना जो एडवोकेट्स एक्ट 1961 है उससे पहले के पीरियड में ऐसी सिचुएशंस एग्जिस्ट करती थी जब स्टेट बार काउंसिल के पास हमें रजिस्टर नहीं करना पड़ता, मतलब ऐसी काफी सिचुएशंस जो है वो एग्जिस्ट करती थी। उसको अब हम उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, बट ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए अब और ऐसी सिचुएशंस कब हो सकती है कि मान लीजिए आपका जो एनरोलमेंट है वही कैंसिल कर दिया, ठीक है, फिर भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो फिर जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है उसकी तब हम ये बात कर रहे हैं कि ये सिचुएशन में आप फॉल कर सकते हैं कि आप ऐसे अभी एडवोकेट है जो किसी भी स्टेट बार काउंसिल में अभी एनरोल्ड नहीं है, ठीक है, या फिर मान लीजिए कि मे बी ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि आप एक स्टेट बार काउंसिल के पास एनरोल थे, अब पॉसिबली आप दूसरे स्टेट बार काउंसिल के पास जाना चाह रहे हैं, वहां पे एनरोलमेंट करवाना चाह रहे हैं, तो उस पीरियड के बीच में वो जो टाइम पीरियड है ना कि एक स्टेट बार काउंसिल ने मे बी उस टाइम के लिए आपका नाम अपने स्टेट बार काउंसिल से हटा दिया ताकि आप दूसरे के पास एनरोल हो जाएं, तो इसलिए तब उस टाइम पीरियड के बीच में आप किसी भी स्टेट बार काउंसिल के पास एनरोल नहीं है, तो उन सिचुएशंस की यहाँ पे बात की गई है। तो इसलिए हमने बोला है कि अगर बार काउंसिल ऑफ इंडिया है उसके पास एक रीजन टू बिलीव है कि ऐसा कोई भी एडवोकेट है जो किसी भी स्टेट बार काउंसिल के पास एनरोल्ड नहीं है, वो गिल्टी है किस चीज के लिए, वही प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के लिए या फिर कोई भी अदर मिसकंडक्ट, तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास भी डिसिप्लिनरी कमेटी होती है, वो उस एडवोकेट का केस अपनी डिसिप्लिनरी कमेटी को भेज सकते हैं एंड डिसिप्लिनरी कमेटी विल देन बी रिस्पॉन्सिबल टू डिस्पोज ऑफ द केस और टू लुक इनटू द मैटर। और ये भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया कब करेगी, या तो खुद से कर सकती है आइदर ऑन इट्स ओन मोशन, या फिर किसी और की कंप्लेंट रिसीव हुई है कि ऐसा ऐसा है, आप देखिए इसके अंदर कि ये मैटर क्या है। अब इसमें नेक्स्ट सिचुएशन क्या है, मान लीजिए कि जो कोई भी एडवोकेट है उसके अगेंस्ट जो भी एलिगेशन लगे थे ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट और फॉर दैट मैटर मिसकंडक्ट, उसकी जो प्रोसीडिंग्स है वो किसी भी डिसिप्लिन कमेटी और स्टेट बार काउंसिल वो भी चल रही है, पर तो बीसीआई क्या कर सकता है, बीसीआई या तो ऑफ इट्स ओन मोशन यानी कि खुद से, या फिर जो स्टेट बार काउंसिल है उससे उसको एक रिपोर्ट मिली है, या फिर कोई भी दूसरा बंदा है जो इस पूरी प्रोसीडिंग्स में इंटरेस्टेड है उसने खुद से एप्लीकेशन लिखी है, तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास पावर होती है कि स्टेट बार काउंसिल को बोल दें, उनकी डिसिप्लिन कमेटी को बोल दें कि नहीं आप अभी रुक जाइए, ठीक है, हम क्या करते हैं कि इस मैटर को लेते हैं और हम खुद इसमें इंक्वायर करते हैं कि एक्चुअली ये मैटर ये जो है वो पूरा है क्या, ठीक है, तो यानी कि स्टेट बार काउंसिल से के पास जो केस जो अभी चल रहा है हम उसको विड्रॉ कर लेंगे वहां से, और बीसीआई अपने पास खुद ले लेगी कि अब मैं इसमें इंक्वायर करूंगा कि है क्या एक्चुअली। अब इसमें भी पूरा वही प्रोसीजर होता है फॉलो, यानी कि नोटिस का और क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, क्या क्या ऑर्डर पास हो सकते हैं, सस्पेंशन और रिमूवल और ये सब कुछ, बट फर्क बस ये होता है कि जैसे स्टेट बार काउंसिल में हम टर्म यूज करते हैं एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, जो बीसीआई है यानी कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जैसे ये एक इंडिया की प्रोफेशनल बॉडी होगी जो पूरे इंडिया जो है उन सबको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया टर्म यूज होगा। एंड
तो सिमिलर है कि बीसीआई जो भी है वो सेम ऑर्डर्स पास कर सकती है जो कि स्टेट बार काउंसिल ऑफ इंडिया, स्टेट बार काउंसिल जो है वो पास कर सकती है। एंड मान लीजिए कि ऐसी सिमिलर जो मैंने आपको सिचुएशन दी ऊपर कि जो बीसीआई है वो स्टेट बार काउंसिल के अगर आगे कोई भी ऐसा केस पेंडिंग है, उसे बोल सकती है स्टेट बार काउंसिल की को आप अभी रुक जाइए और हम ये जो केस है वो पूरे इंक्वायर करते हैं। तो मान लीजिए बीसीआई उस केस को इंक्वायर कर रही है और उसमें बीसीआई कंक्लूजन पे पहुंच गई है, कोई भी ऑर्डर उन्होंने पास कर दिए, तो उस ऑर्डर को इन्फोर्स या एग्जीक्यूट करवाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो उसी स्टेट बार काउंसिल की होगी जिसके आगे ये केस ओरिजिनली पेंडिंग था, जिसके आगे ये जो केस है वो ओरिजिनली आया था, बट बाद में मे बी because of these reasons of its own motion या report of the state bar council या on the application made by any interested party, वो जो केस है वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अपने अंडर ले लिया और खुद इंक्वायर कर। नाउ सेक्शन 37 टॉक्स अबाउट अपील टू द बार काउंसिल ऑफ इंडिया। अब मान लीजिए जो एडवोकेट है जिनके अगेंस्ट ऐसी एलिगेशन लगी थी वो सहमत नहीं है, जो भी जैसे मैंने पहले बोला ना सेक्शन 35 के अंदर कि जो स्टेट बार काउंसिल है वो अलग अलग ऑर्डर्स पास करते हैं, जैसे रेप्रीमांड करना या सस्पेंड कर देना या रिमूवल। तो उस ऑर्डर से जो डिसिप्लिन कमेटी ऑफ द स्टेट बार काउंसिल है उनके ऑर्डर से जो भी उन्होंने ऑर्डर दिया अंडर सेक्शन 35, द एडवोकेट इज नॉट सेटिस्फाइड, या फिर फॉर दैट मैटर जो एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट है वो भी सेटिस्फाइड नहीं है, वो भी एग्रीव्ड है, ठीक है, कि नहीं ये जो स्टेट बार काउंसिल की जो डिसिप्लिनरी कमेटी है उन्होंने जो डिसीजन लिया वो सही नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास अपील कर सकते हैं, और इसकी एक टाइम लिमिट है कितने दिनों के अंदर, विद इन अ पीरियड ऑफ 60 डेज। और ये 60 डेज कब स्टार्ट हो जाते हैं, फ्रॉम द डेट ऑफ द कम्युनिकेशन ऑफ द ऑर्डर टू हिम, जब जैसा ये ऑर्डर स्टेट बार काउंसिल की डिसिप्लिनरी कमेटी ने जिस दिन ऑर्डर दिया है, ऑर्डर आपने सुन लिया, ऑर्डर आपको नॉलेज हो गई है कि क्या ऑर्डर मेरे अगेंस्ट पास किए, तो उस दिन से टाइम लिमिट शुरू हो जाएगी और उस दिन से लेके 60 दिन तक आपके पास टाइम है दैट यू कैन अपील टू द बार काउंसिल ऑफ इंडिया। अब आपने अपील भी कर ली, तो ये अपील जो है उसको सुनने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, बार काउंसिल ऑफ इंडिया की जो डिसिप्लिनरी कमेटी होती है ना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो आपकी अपील सुने। और अब अपील सुन ली, सब कुछ कर लिया, तो जो डिसिप्लिनरी कमेटी ऑफ द बार काउंसिल ऑफ इंडिया वो क्या क्या डिसीजन दे सकती है, या तो वो कंफर्म कर दे ऑर्डर, वो बोले कि नहीं जो स्टेट बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने डिसीजन लिया था ना वो बिल्कुल सही है, या फिर वो उसको मॉडिफाई कर दे। मॉडिफाई यानी कि वो बोले कि नहीं ये जो पनिशमेंट दी थी ना वो कुछ ज्यादा ही हार्श है, तो हम क्या करते हैं इसको चेंज कर देते हैं, ठीक है, या फिर कोई भी अदर ऑर्डर पास, एनी अदर ऑर्डर एज ए थिंग्स फिक्स, या फिर कोई भी अदर ऑर्डर जो उसको ठीक लग रहा है वो पास कर सकते हैं। अब मान लीजिए जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है उन्हें लगे कि अरे ये मिसकंडक्ट जो है वो इतना ज्यादा सीरियस था कि ये जो एडवोकेट है उन्हें ज्यादा हार्श पनिशमेंट मिलनी चाहिए, तो जो बीसीआई है ना वो सिंगल हैंडेडली ऐसे डिसीजन ही पास कर सकते हैं कि नहीं अब ये जो पनिशमेंट है ना, जो स्टेट बार काउंसिल ने दी थी वो बहुत ही ज्यादा लीनियंट थी, हमें तो हार्श पनिशमेंट देनी है, तो उन्होंने पास कर दी। नहीं, जिस भी एडवोकेट के अगेंस्ट आप ये पनिशमेंट दे रहे हो उसको दोबारा एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी to represent that why these allegations are not true, और अपना पूरा रिप्रेजेंट करने के लिए उन्हें ये अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए, ये उनका एक राइट भी है। तभी उसके बाद जो है अगर हार्श पनिशमेंट इम्पोज करनी है तो वो सब कुछ प्रोसेस फॉलो होगा, बट ऐसी सिंपली जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया भी सिंपली पास नहीं कर सकती कि हाँ हम हार्श पनिशमेंट लगाएंगे। पहले वो जो एडवोकेट है उनको पूरी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए अपना भी केस रखने के लिए सामने की एक्चुअली में है क्या, या उनको क्या बोलना है इस मैटर में। अब नेक्स्ट है सेक्शन 38 अपील टू द सुप्रीम कोर्ट। इसमें भी वही बात बताइए कि मान लीजिए जो बीसीआई ने ऑर्डर दिया ना अंडर सेक्शन 36 के अंदर, तो वो आ गए कि मान लीजिए जो बीसीआई है उन्होंने कहीं से भी केस जो है जो स्टेट बार काउंसिल के आगे पेंडिंग था वो अपने अंडर ले लिया फॉर द पर्पस ऑफ इंक्वायरी, एंड कोई भी उन्होंने ऑर्डर पास कर दिया, तो या तो कोई भी जो पर्सन है, या फिर हम बोल सकते हैं कि सेक्शन 37 जैसे कि पिछला वाला सेक्शन हमने डील किया उसमें से या तो कोई भी पर्सन या फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया या फिर एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट जो है वो एग्रीड है, वो डिससैटिस्फाइड है इस ऑर्डर से कि जो बीसीआई उन्होंने सही ऑर्डर पास नहीं किया, तो उनके पास के ऑप्शन है कि वो सुप्रीम कोर्ट के पास अपील में जा सकते हैं, एंड इसमें भी टाइम लिमिट होती है विद इन द पीरियड ऑफ 60 डेज ऑफ द कम्युनिकेशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ बीसीआई। सुप्रीम कोर्ट के पास क्या पावर्स होती है, वो क्या क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट या तो कंफर्म कर देंगे कि हाँ बीसीआई ने सही ऑर्डर पास किया था, या फिर मॉडिफाई कर देंगे ऑर्डर की नहीं इतनी तो पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए, थोड़ी कम होनी चाहिए, ये ऐसे ऑर्डर्स पास कर सकते हैं। एंड देन इसमें भी सेम है, अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि नहीं जो एलिगेशंस लगे हैं, जो मिसकंडक्ट है वो इतनी ज्यादा सीरियस है कि हार्श पनिशमेंट देनी चाहिए,
तो भी क्या होगा, जो कंसर्न्ड पर्सन है, जो कंसर्न्ड एडवोकेट है, उन्हें एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि आप अपना केस रिप्रेजेंट करें। आपको हम सुनेंगे कि एक्चुअली में आपका क्या कहना है, कि ये फिर जो एडवोकेट है, कंसर्न्ड पर्सन, कंसर्न्ड एडवोकेट, वो बोलेंगे कि क्यों ये एलिगेशंस ट्रू नहीं है, वो अपना पूरा जो केस है वो रिप्रेजेंट करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज सेक्शन 42, पावर्स ऑफ द डिसिप्लिनरी कमिटी। इसमें क्या बोला है, जो हमने डिसिप्लिनरी कमिटी पढ़ी ना, जैसे स्टेट बार काउंसिल की हो गई या बार काउंसिल ऑफ इंडिया, उनके पास ऑलमोस्ट सिमिलर पावर होती है एज दैट ऑफ द सिविल कोड्स अंडर सीपीसी। तो ए से लेके एफ तक जो है बहुत जनरल पावर्स है, कि आप खुद पढ़ लीजिएगा कि क्या क्या पावर्स है एक एक लाइन की है। बट डिसिप्लिनरी कमिटी जो है ना, जैसे एक पावर ये भी होती है कि आप समन कर सकते हैं, आप किसी को बुला सकते हैं, ठीक है। बट डिसिप्लिनरी कमिटी किस किस को समन करके नहीं बुला सकती, तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट, यानी कि जो जज होते, उन्हें नहीं बुला सकती अनलेस एंड अनटिल यू हैव टेकन परमिशन ऑफ द हाई कोर्ट एंड द हाई कोर्ट हैज गिवन यू द परमिशन, ठीक है। तो अगर आपको किसी भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट को बुलाना है, समन करना है, तो फिर क्या है, हाई कोर्ट की परमिशन लगेगी। सिमिलरली ऑफिसर्स ऑफ द रेवेन्यू कोर्ट को आप ऐसे ही नहीं बुला सकते, उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन लगेगी। नेक्स्ट पॉइंट है कि ये जो डिसिप्लिनरी कमेटी की जो प्रोसीडिंग्स है ना, हम ऐसे समझेंगे कि ये एक जुडिशियल प्रोसीडिंग्स है अगर आईपीसी के सेक्शंस 138 एंड 228 इन्वॉल्व है। और सिमिलरली हम ये समझेंगे कि ये जो डिसिप्लिनरी कमेटी है ना, इट शुड बी डीम्ड एज अ सिविल कोर्ट अगर कौन से सेक्शंस इन्वॉल्व है, 480, 482, 485 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898। अब मान लीजिए कि डिसिप्लिनरी कमेटी, मैंने आपको बताया कि उसके क्या क्या पावर्स हो सकते हैं ए टू एफ से लेके। अब वो जो पावर्स है उन्हें एक्सरसाइज करना है बाय मींस ऑफ सर्विस और समन्स, किसी के ऊपर समन्स इशू करने हैं, किसी को सर्विस और समन्स मतलब समन्स जो है वो भिजवाने हैं, तो वो क्या कर सकती है, वो सिविल कोर्ट है उसे रिक्वेस्ट कर सकती है कि आप ये जो समन्स है ना उसकी सर्विस करवा दीजिए। और देन जो सिविल कोर्ट है ना, वो बिल्कुल उन सर्विस और समन्स को ऐसे एग्जीक्यूट करेगा, मान लीजिए खुद के केस में कर रहे हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट अगर मान लीजिए कि जो डिसिप्लिनरी कमेटी है, उन्होंने एक डेट फिक्स कर दी है कि ऑन दिस डेट वी विल हियर द केस, बट उस डेट पे कुछ ऐसे सिनेरियो हुआ कि मे बी चेयरमैन जो है वो एब्सेंट है, या कोई भी दूसरा मेंबर ऑफ द कमिटी जो है वो भी एब्सेंट है। तो जो कमिटी है ना, अपनी डिसिप्लिनरी कमिटी, उनके पास ये पावर है कि वो वैसी ही नॉर्मल प्रोसीडिंग्स कंडक्ट करें, जैसे अगर मान लीजिए चेयरमैन या फिर कोई भी अदर मेंबर ऑफ द कमिटी प्रेजेंट होता, वैसे ही करते प्रोसीडिंग्स। तो अगर वो हालांकि एब्सेंट भी है तो कुछ नहीं होता, आप अपनी प्रोसीडिंग्स कंटिन्यू करें। और प्रोसीडिंग्स ही क्या कंटिन्यू करें, आप कोई भी ऑर्डर जो है वो भी पास कर सकते हैं। और सिर्फ इस रीजन से कि चेयरमैन जो है वो एब्सेंट है या फिर कोई भी अदर मेंबर ऑफ द कमिटी जो है वो एब्सेंट है, पर आपने एक रेगुलर प्रोसीडिंग जो है वो कंडक्ट की, तो हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि जस्ट बिकॉज द चेयरमैन और एनी अदर मेंबर ऑफ द कमिटी इज एब्सेंट द प्रोसीडिंग दैट वर कंडक्टेड बाय यू इज इनवैलिड। नो, वी कैन नॉट से दिस। और फॉर दैट मैटर एनी ऑर्डर दैट वाज पास्ड बाय यू इज इनवैलिड, नहीं, ऐसा भी नहीं बोल सकते। बट इसमें एक लिमिटेशन है कि आप ऑर्डर तो पास कर सकते हैं, जनरल ऑर्डर आप पास कर सकते हैं, बट कोई भी फाइनल ऑर्डर है ना, जो हमने सेक्शन 35 सब सेक्शन 3 में पढ़ा, जैसे कि रेप्रीमांड कर देना, सस्पेंड कर देना या एनरोलमेंट कैंसिल कर देना, ये जो मटेरियल और बहुत ज्यादा मेजर ऑर्डर्स हो गए, वो आप पास नहीं कर सकते अगर चेयरमैन और एनी अदर मेंबर ऑफ द कमिटी इज एब्सेंट। जब ये सब लोग होंगे तभी ऐसे जो मटेरियल ऑर्डर्स है ना वो पास हो सकते हैं। और अब मान लीजिए कि जो डिसिप्लिनरी कमिटी है ना, वो बिल्कुल भी कंक्लूजन पे रीच नहीं कर पा रही है कि कौन सा फाइनल ऑर्डर सही रहेगा किसी भी प्रोसीडिंग में पास करना। तो फिर वो क्या कर सकती हैं कि वो अपना, सब लोग मेंबर्स जो है वो अपना ओपिनियन लिखेंगे और वो किसको दे देंगे, चेयरमैन ऑफ द बार काउंसिल को दे देंगे। या फिर मान लीजिए जो चेयरमैन ऑफ द बार काउंसिल है वो भी एक एज अ मेंबर ऑफ द डिसिप्लिनरी कमिटी काम कर रहे हैं, तो फिर हम वाइस चेयरमैन ऑफ द बार काउंसिल को अपने सारे ओपिनियन लिख के दे देंगे कि हमें क्या क्या लगता है कि कौन सा ऑर्डर पास हो जाना चाहिए। इसके बाद जो चेयरमैन है या फिर अगर वाइस चेयरमैन के पास हमने अपने ओपिनियन जो है वो दिए थे, तो वो बताएंगे कि इस केस में क्या करना चाहिए, वो अपना ओपिनियन देंगे। और जो हमारा जो फाइनल ऑर्डर होगा ना कमेटी का, वो उसी जो उन्होंने ओपिनियन दिया है उसी पे बेस्ड होना चाहिए, उसी के बेसिस पे जो फाइनल ऑर्डर है वो हमारा बेस्ड होगा। तो ये पूरा था, हमने पढ़ा इसके अंदर कि क्या होता है पनिशमेंट ऑफ मिसकंडक्ट फॉर द एडवोकेट्स, या फिर कब हम अपील कर सकते हैं, कैसा पूरा प्रोसीडिंग्स होगा। तो ये जो है वो पूरा चैप्टर 5 जो है, जो भी मेजर इसके सेक्शंस थे कंडक्ट ऑफ द एडवोकेट्स, वो हमने कवर कर। थैंक यू।